नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बहुत भारी किस्म का टैरिफ लगा दिया है। पहले तो 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन आज जब उन्होंने इस पर दस्तखत किए तो ये 50% कर दिया। ट्रंप इस बात को लेकर खफा हैं कि उनकी बार बार चेतावनी और ऊल जलूल बातों के बाद भी भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा है। और ट्रंप ने ऐलानिया इस बात को कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना नहीं बंद करेगा तो वो भारी टैरिफ लगा सकते हैं। वो कह रहे तो आज उन्होंने ये कर दिखाया है। तो अमेरिका के साथ ये तो कह सकते हैं कि रिश्ते सामान्य नहीं हैं, दावे चाहे जो कुछ हो। तो अमेरिका के साथ सामान्य रिश्ते ना होने के बीच भारत के प्रधानमंत्री को संसद के अंदर भी विपक्षी खेमा लगातार चीन और जापान जैसे देशों से अच्छे रिश्ते ना रखने या डिप्लोमेसी ना करने के कारण कटघरे में खड़ा करता रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में इस बात को कहा था कि हम पहले से कह रहे थे कि चीन और पाकिस्तान एक पेज पर नहीं आने चाहिए, और वही हुआ। ये हमारी डिप्लोमेसी की खामी है। तो क्या डिप्लोमेसी एक नए तरीके से प्रधानमंत्री शुरू करने जा रहे हैं? क्योंकि 29 तारीख से प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा है। पहले वो जापान जाएंगे, 30 को वो जापान में रहेंगे और 31 और 1 को एससीओ की बैठक है, वहाँ वो चीन में जाएंगे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हो गई। तो चीन और जापान की ज़मीन पर भारत के कदम पड़ने वाले हैं तकरीबन 7 साल के बाद, जब डोकलाम या यूँ कहें डोकलाम विवाद के बाद भारत के प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कदम नई डिप्लोमेसी की दस्तक हैं या पुराने विदेश नीति पर जो विपक्ष का अविश्वास है उसको विश्वास में बदलने की कोशिश है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बहुप्रतीक्षित यात्रा वैश्विक रिश्तों की नई पटकथा लिखेगी या विपक्ष के सवालों में उलझ जाएगी? एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सड़क से संसद तक सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नज़दीकियों पर सवाल उठाते हैं। तो दूसरी ओर जापान, जो कभी भारत का रणनीतिक मित्र माना जाता था, अब संसाधनों और समर्थन के मामले में भारत से वो दूरी बना रहा है। क्या जापान की धरती पर मोदी कोई नया संदेश देंगे, कोई नया करिश्मा करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप का भारत को डेड इकोनॉमी बताना और फिर भारी टैरिफ लगाना, ये क्या इससे कोई रिलेशन है इस दौरे का? क्या नरेंद्र मोदी नए तरीके से वैश्विक डिप्लोमेसी के लिए निकल रहे हैं? और अब मोदी क्या पूर्वी एशिया में अपनी नई रणनीति तलाश रहे हैं? क्या एससीओ समिट में भारत चीन को कूटनीतिक जवाब देगा या फिर केवल फोटो अपॉर्चुनिटी होगी, मंची औपचारिकताएं होंगी या कुछ ठोस बात भी होगी? मंथन में आज करेंगे पड़ताल प्रधानमंत्री की चीन जापान यात्रा के राजनीतिक कूटनीतिक मायने तलाशेंगे और ये जानेंगे कि क्या वाकई यह एक नई डिप्लोमेसी की शुरुआत है। चीन भारत की ज़मीन हड़प रहा, ये बयान राहुल गांधी ने दिया था और इस पर उनको सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर ने फटकारा कि ऐसा कोई बयान भारतवासी तो नहीं दे सकता। और इसको लेकर फिर रिएक्शन शुरू हुआ। प्रियंका गांधी ने कहा कि जज नहीं तय करेंगे कि देशभक्त कौन है, राहुल गांधी देशभक्त हैं या देशभक्त का सर्टिफिकेट जज नहीं बांटेंगे इस देश में। इन सब के बीच
लगातार चीन को लेकर, भारत चीन के रिश्तों को लेकर चीन पाकिस्तान एक पेज पर है, इसको लेकर राहुल गांधी ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चा में भी बहुत ये बातें कहीं। एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने इसका जवाब भी दिया और वो वीडियो और बयान भी वायरल हैं। जस्टिस दीपांकर के जो गाइडलाइंस उन्होंने दी थी, जो फटकार लगाई थी राहुल गांधी को, या जो कई चेतावनी दी थी, उसके बाद ये बयान भी वायरल हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल से सांसद ने खुद ये काफ़ी पहले इस बात को सदन के अंदर रखा था कि अगर कोई दूसरा डोकलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। 60 किलोमीटर तक चीन अरुणाचल प्रदेश में घुस आया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने खुद कहा था और उन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तान पे, जो उन्होंने मीडिया को भी एक तरीके से ललकारा था कि इस देश का मीडिया अगर पाकिस्तान के साथ कुछ होता है तो उसको बहुत तरजीह देता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में जो चीज़ें हो रही हैं उसको मीडिया में तरजीह नहीं मिलती। इसी तरीके से सोनम वांगचुक जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जिन्होंने लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर और तमाम जो लद्दाख के मुद्दे हैं उनको लेकर लद्दाख से दिल्ली तक की यात्रा की थी और उन्हें, सोनम वांगचुक को वहाँ रोक दिया गया था दिल्ली के बाहर। वो काफ़ी दिनों तक पड़े रहे, फिर लौटकर उन्होंने भूख हड़ताल की और उसके बाद फिर वो लगातार इस मोर्चे पर बोलते रहे हैं। तो राहुल गांधी, एस जयशंकर, सोनम वांगचुक और वो सांसद, ये 4 बयान सुनिए। But please understand that India's biggest foreign policy challenge has been to keep Pakistan and China separate. And I said here that I am sad to say that you have destroyed the single biggest, most important goal of Indian foreign policy. China and Pakistan are fused like this. Okay? Now let me tell you what that means. What happened actually? The truth of what happened, because I have to say that. What happened is that the government of India thought they were fighting Pakistan. And when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. Meaning that the Pakistani army was attached. Pakistani Air Force was attached to the Chinese Air Force. सर कभी कभी क्या होता है कि जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है ना, जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है, कहीं सर कुछ बातें छूट जाती तो प्राइवेट ट्यूशन भी लेना पड़ता है। तो ये प्राइवेट ट्यूशन चाइनीज एम्बेसडर से लेते हैं, तो चाइनीज एम्बेसडर को घर में बुला के प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। तो अब ये चाइना गुरु का कहना है कि सर कि चाइना और पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। सर है, हकीकत है, पर कैसे पास आए सर, कैसे नजदीक आए? क्योंकि हम लोगों ने बीच में पीओके की धरती छोड़ दी थी। हम लोगों ने सर, ये चाइना पाकिस्तान की बात कब से शुरू हुई? 62-63 से शुरू। 63 में पाकिस्तान ने चाइना को शजगम वैली दिया सर। 67 में काराकोरम हाईवे की प्लानिंग शुरू हुई। 88 में काराकोरम हाईवे खत्म हुई सर। 88 में 86 आप जानते हैं सर किसकी सरकार थी। 67 में पाकिस्तान चाइना का मिलिट्री कोऑपरेशन 67 में शुरू हुआ सर। और न्यूक्लियर कोलैबोरेशन 76, 10 साल बाद। तो जब सर यहाँ के प्रधानमंत्री पाकिस्तान और चाइना 80s में जा रहे थे और कह रहे थे कि इन दोनों के साथ समझौता होने वाले, दैट वाज द वेरी टाइम व्हेन द न्यूक्लियर कोलैबोरेशन वाज एट इट्स हाइट। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें,
अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। लोगों को कितना चरागा जा रहा है, कितने किलोमीटरों, मतलब एक पूरा शहर जितना जमीन उद्योगों के लिए चरवाहों के चरागे जा रहे हैं। दूसरी तरफ उससे भी 20 गुना ज्यादा चीन को जा रहा है। तो क्या हालत है इन चरवाहों की, देश को दिखाने की जरूरत है ताकि उन्हें समझ आए कि ये संरक्षण लद्दाख के लोग कुछ ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं, जरूरत है इसकी, उनके जान पे बनाई है। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ऐसा मुद्दा इस सदन में रखना चाहता हूं, अगर इस इश्यू को मैं रेस नहीं करूंगा तो हिंदुस्तान का आने वाला पीढ़ी मुझे माफ नहीं करेगा। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा, वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। थैंक यू सर। श्री तापिर गांव पिछली बार भी सांसद थे, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद। ये पुराना बयान है उनका सदन में दिया हुआ, जिसको आज हमने दिखाया। चूंकि बहुत सारी बातें हो गई हैं, जस्टिस दीपांकर ने जो राहुल गांधी पर टिप्पणी की, उसके बाद तमाम सारे वीडियो आ गए। सदन के अंदर चीन के कब्जे की बात करते हुए, सदन के बाहर सोनम वांगचुक बात करते हुए। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के सांसद खुद कह रहे हैं कि 50-60 किलोमीटर चीन घुस आया है। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, दक्षिणी लद्दाख में चीन का बहुत दखल बढ़ गया है। राहुल गांधी सदन के अंदर भी कहते हैं, बाहर भी कहते हैं। बाहर कहते हैं तो FIR होती है, FIR के बाद फिर ये कहा जाता है, कोर्ट उन्हें नसीहत देता है कि बातें संसद के अंदर कहिए। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय होगा वो बाहर नहीं कहेगा, राष्ट्रवादी व्यक्ति ऐसा बात नहीं करेगा। उस टिप्पणी का जो मंतव्य था ये था। उसके बाद राहुल गांधी की बहन और सांसद प्रियंका गांधी ने रिएक्ट किया कि अब कोई जज थोड़ी तय कर देगा कि कोई राष्ट्रवादी है या नहीं राष्ट्रवादी है। तो इस तरीके की चीज़ें इस देश में हो रही हैं। लेकिन इन सब के दरमियान प्रधानमंत्री का ये विदेश दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे महत्वपूर्ण चूँकि इसलिए और हो जाता है कि ट्रंप ने तमाम कलाबाजियाँ लगाने के बाद आखिरकार भारत पर 50% बहुत भारी टैरिफ लगा दिया। अभी थोड़ी देर पहले देर शाम उन्होंने, भारत के मुताबिक देर शाम, और वहाँ दफ्तर का समय होगा अमेरिका में, उन्होंने इस पर दस्तखत कर दिए और ये दलील दी कि रूस से तेल खरीदने का खामियाजा भारत भुगते। तो क्या अमेरिका और भारत के बीच अब रिश्ते सामान्य हैं? ये सोचने वाली बात होगी। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट और राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। राजेश झा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ कुमार विदेशी मामलों के जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र सिंह इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष शर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। तमाम तरीके से सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक मामलों की अच्छी जानकारी मनीष शर्मा रखते हैं।
जो ओपनिंग कमेंट है अमिताभ कुमार से शुरू करेंगे आज। अमिताभ कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ट्रंप ने तमाम कलाबाजियाँ लगाते हुए आखिरकार 50% भारी टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया है। तो क्या अभी भी हम ये माने कि हमारे अमेरिका से रिश्ते सामान्य हैं? और दूसरा कि इन सब झंझावतों के बीच प्रधानमंत्री की जापान और चीन की यात्रा, इसके मायने क्या हैं? देखिए, जापान और चीन की यात्रा तो लगभग तय थी, लेकिन ट्रंप के इस कदम ने मुझे लगता है कि भारत, चीन, रूस, जापान को और करीब लाने का काम शुरू कर दिया। और मुझे लगता है कि इतिहास में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इतना अपमान महसूस नहीं किया होगा, अगर भारत के संदर्भ में देखें, कि इतना सशक्त जवाब और अवहेलनापूर्ण चुप्पी और आमंत्रण को भी ठुकराना शायद ही किसी राष्ट्रपति ने दुनिया में भारत से महसूस किया हो। सारी उछल कूद ट्रंप ने कर ली, भारत को दबाव में लाने की सारी कोशिशें कर ली, लेकिन भारत ने, मोदी ने चुप रह के और बहुत सलीके से अलग अलग स्थानों से उनको जवाब दिलवा दिया। और एक जवाब तो बहुत जबरदस्त घूम रहा है, सोशल मीडिया पे काफी चक्कर काट रहा है, कि उनसे जब पूछा गया कि भाई आप भी तो यूरेनियम वगैरह मंगा रहे हैं, ये भारत की तरफ से कहा गया है, तो उनकी बोलती बंद हो गई। और हालत यह, ऐसी बात उन्होंने कही कि मुझे नहीं पता, मुझे पता करना पड़ेगा। एक राष्ट्रपति को यह नहीं पता है कि उसके देश में कहां से व्यापार हो रहा है, आयात निर्यात कहां से क्या हो रहा है। ये बड़ा गंभीर बात है। इसका मतलब है कि उसकी क्या हालत हुई होगी उस वक्त। तो भारत ने बड़ा सशक्त जवाब दिया है, और ये कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि एक बेहतर स्थिति होने जा रही है भारत के लिए। ठीक बात है। भारत का सम्मान अब जो है पूरे विश्व में अलग ढंग से बढ़ा है। कई देशों के राजनेताओं ने इतना बढ़िया बयान दिया है भारत के स्टैंड को, भारत जो स्टैंड ले रहा है उसका समर्थन किया है। अमेरिका के अंदर राजनेता समर्थन कर रहे हैं। और एक जबरदस्त बात ब्राजील के राष्ट्रपति ने कह दिया ट्रंप को, ट्रंप उनको धमका रहा था, तो उसने कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं मोदी जी से बात करूंगा, शी जिनपिंग से बात करूंगा। आप सोचिए कि एकदम से उसने उनके सारे मुलम्मे उतार के रख दिए हैं। ट्रंप बड़े कमजोर राजनीतिज्ञ साबित हो रहे हैं। और अब जैसे 50% उन्होंने लगाया है, तो निश्चित रूप से चीन जा रहे हैं, तो चीन में शी जिनपिंग से और पुतिन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से निश्चित रूप से अब गहन चर्चा होने जा रही है। और एक जो है, एक ध्रुव यहाँ पे तैयार होने जा रहा है। यह ध्रुव जो है, अगर आप एससीओ की शक्ति देखें तो दुनिया भर की 43% आबादी इस इलाके में रहती है, एससीओ के जो सदस्य देश, और लगभग 20% की जीडीपी है। एक दूसरी शक्ति उनके खिलाफ खड़ी है जो ब्रिक्स है, तो जिसमें सारा साउथ अफ्रीका, एशिया सारा मिल जा रहा है। तो ये अमेरिका के बहुत खतरनाक जो है एक विपक्ष समझिए एक तरीके से खड़ा होने जा रहा है, जिसको कहीं ना कहीं भारत लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और भारत एससीओ में जा रहा है, क्योंकि मध्य पूर्व एशियाई देशों में वो नए बाजार तलाश रहा है। और अमेरिकी बाजार की भारत इसलिए चिंता नहीं कर रहा है कि अभी अभी इंग्लैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, यूरोपियन यूनियन के साथ फाइनल है। तो भारत इस तरीके के ट्रेड एग्रीमेंट्स कर करके अपने लिए नए बाजार खोल रहा है। तो अमेरिकी बाजार की बहुत चिंता भारत को नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें अमिताभ कुमार ने दर्शकों के सामने रखी। अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्यागी साहब, बहुत आपका स्वागत। महेंद्र सिंह को इस चर्चा में शामिल करते हैं। महेंद्र सिंह, अमिताभ कुमार जी ने
कहा कि अब भारत का सम्मान नए तरीके से बढ़ने जा रहा है, भारत की ख्याति पूरी दुनिया में और बढ़ेगी, तो हम सब भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो शक्तियां हैं, रूस, जापान, अभी ब्राज़ील का उदाहरण दिया कि नहीं हम मोदी से बात करेंगे, हम पुतिन से बात करेंगे, शी जिनपिंग से बात करेंगे। तो वो एक नया समीकरण बता रहे हैं अमिताभ कुमार कि भारत, रूस, चीन, जापान, ब्राज़ील, इस तरीके के देश, ब्रिक्स, ये इनको अगर मिला लिया जाए तो एक बड़ी जीडीपी और बड़ी आबादी का नेतृत्व तो मोदी जी करने जा रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है अमिताभ कुमार जी के जो बातचीत से मुझे इसी का आभास हो रहा है। ये बताइए महेंद्र जी कि अभी जो टैरिफ की बात है वो तो लगातार बहुत सारी चर्चाएं इसमें हो गई, भयानक टैरिफ लगा दिया है और साफ तौर पर कहा कि रूस से जो तेल खरीद रहे हो उसी का खामियाजा है। भारत की वैश्विक स्तर पर राजनीतिक स्थिति, डिप्लोमेटिक स्थिति और प्रधानमंत्री की जापान और चीन यात्रा, इसको लेकर क्या नज़रिया रखते हैं आप? सबसे पहले तो ये जो 50% टैरिफ है ये वाकई भारत के लिए ठीक बात नहीं है, क्योंकि भारत अमेरिका को अच्छी तादाद में एक्सपोर्ट करता है और उसका इम्पैक्ट हमारे घरेलू बाजार पर पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम भले कह लें कि हम एक नया नेतृत्व करने जा रहे हैं, हम कहीं कोई नेतृत्व करने नहीं जा रहे हैं। एससीओ का नेतृत्व या डोमिनेंस चाइना का है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चीन का ही डोमिनेंस है। हमारा कोई हम तो 2017 में शामिल हुए उसमें पाकिस्तान के साथ, हमारा ना कोई फाउंडिंग मेंबर है ना हमारा कोई डोमिनेंस चाइना का है उसमें। हाँ, हमारे साथ फेवरेबल ये हो सकती है कि अगर एससीओ में हम कुछ मुद्दों को डाइल्यूट कर दें जिस पर अड़चन आती। जब भी रक्षा मंत्री चाइना गए थे और वहां हमने इंडोर्स नहीं किया, जो एंटी टेररिज्म को शामिल नहीं किया गया था पाकिस्तान का खासतौर पर, तो हमने इंडोर्स नहीं किया उस एग्रीमेंट को, उस बयान को। अगर हम थोड़ा डाइल्यूट कर ले, पाकिस्तान के साथ संबंध थोड़े अच्छे कर ले और चाइना के साथ थोड़े संबंध अच्छे कर ले, साइडलाइन कर ले, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जोन एक बन सकता है। और हम, जैसा कि रसिया कहता है कि हम अपनी नेशनल करेंसी में ट्रेड करें इस एससीओ के अंदर, जो कि फिर हमें वेस्टर्न को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेस्टर्न का जो बेसिकली दुर्गेन जी डॉलर की लड़ाई है, ये बाकी लड़ाइयां और कुछ नहीं है। डॉलर के जो प्रभाव है पूरी दुनिया में, उसको हम खत्म करने की कोशिश, हम मतलब इधर के जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जो एशियन कंट्रीज हैं, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये लोग यानी कि रूस और एससीओ के जो तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और जो चाइना है, हम है, पाकिस्तान तो खैर किसी मर्ज की दवा नहीं है कहा जाए तो हम इसको अगर डॉलर को थोड़ा सा मतलब अपने ट्रेड में, जो हमारा निजी ट्रेड होता है, जैसे रूस के साथ ट्रेड हो रहा है, चाइना के साथ, जो ब्राजील के साथ ट्रेड हो रहा है, इसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो चाहे ब्रिक्स हो चाहे एससीओ हो, इसमें कोशिशें जारी हैं। जो ट्रम्प हैं वो इसी से नाराज हैं बेसिकली कि डॉलर का जो प्रभाव है उसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि हम चूंकि इंडियन है तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर को आगे रख के ये बात करते हैं कि हम नेतृत्व करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं नहीं लगता हम किस संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या हम ब्रिक्स का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या हम एससीओ का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या हम आसियान का नेतृत्व कर रहे हैं? हम किस संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं? किसी संगठन का हम नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम एक बड़े अहम पार्टनर हैं उनके, हम एक बड़े अहम सदस्य हैं, हम प्रभावशाली सदस्य हैं। हालांकि एससीओ में हमारा प्रभाव नहीं चल रहा है, जो कि अगर चल जाए तो एक अच्छी बात होगी, कूटनीतिक जीत होगी हमारे, लेकिन नहीं चल रहा है हमारा एससीओ में। हमारा कोई भी वहां प्रभाव है चाइना का। अगर हम अपना प्रभाव, रूस के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन आप देखेंगे इस 10-11 साल के जो नई सरकार है, इसमें हम अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकाव महसूस कर रहे थे, हम अमेरिका से ज्यादा अच्छे रिलेशंस कर रहे थे, हम ट्रंप का चुनाव प्रचार तक कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब।
जो कि एक मैं मानूंगा कूटनीतिक भूल थी, वो नहीं करना चाहिए था। हमें तो जो प्रेसिडेंट है उसके साथ संबंध रखने चाहिए थे, जो स्टेट हेड है उसके साथ संबंध रखने चाहिए थे। हमने एक पर्सनल आगे बढ़ के हमने किया। हम आपस में बातचीत में हम कहते हैं कि हमारे दोस्त हैं, ट्रंप हमारा दोस्त है, ट्रंप कहते हैं मोदी साहब हमारे दोस्त हैं। ये सिर्फ अब क्या हुई दोस्ती? अब क्या वो दोस्ती एक तरीके से किस तरीके से हमें वो नीचा दिखा रहे हैं? आप सोचिए, चाहे पाकिस्तान इंडिया के साथ जो वॉर जैसी सिचुएशन हुई उसमें उन्होंने कहा कि हमने रुकवाया है ट्रेड का वो दिखा के, ठीक है? क्या ये दोस्त इस तरीके से बात करता है? टैरिफ हमारा इतना बढ़ा दिया, क्या कोई दोस्त इस तरीके से बात करता है? मतलब हम डिप्लोमेटिकली कहीं फेल है। हमें ये भी देखने की जरूरत है कि विदेश नीति जिसको हम बार बार प्रचार प्रसार कर रहे थे कि डंका बज रहा है हमारा तमाम दुनिया में, तो क्या हम कहीं ना कहीं चूक हुई है? हम जवाब तो देंगे, एज ए नेशन एक जवाब देंगे, वो एक्सपेक्ट करते ही हैं। हम लोग क्या एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारे विदेश मंत्री जवाब नहीं दें? ट्रंप को बिल्कुल देना चाहिए। हमें और जोर शोर से उनको खुलासा करना चाहिए। ये बात जो आज हम कह रहे हैं कि ट्रंप भी ट्रेड कर रहे हैं रूस के साथ, यूरोपियन यूनियन भी कर रहा है, तो हमने इतनी बाद में क्यों ये बात कही? क्या हमें ये बात को और पहले नहीं कहना चाहिए था? हमने जब यहाँ नाक तक आ गई बात तब हमने कही क्यों? तो बात यह है कि हमें जिस कूटनीतिक तौर पर मसलों को हल करना चाहिए था दुनिया भर में, वो कहीं ना कहीं हम फेल हो रहे हैं। हमारा अभी पाकिस्तान के साथ हुआ, हमें किसने इंडोर्स किया? हमारे साथ खुलकर कौन देश आया? ये भी देखने वाली बात है। तो हम इसी तरीके से विदेश नीति में बात करें, नेपाल हमारे से छटक गया, ठीक है, श्रीलंका अच्छे संबंध बीच बीच में नहीं रहे हैं। छोटे छोटे मुल्क, हमें एक मालदीव जैसा देश हमें आंखें दिखाने लगता है। तो हमारी विदेश नीति जैसा हमें प्रचारित किया जाता है, बताया जाता है, वैसी दिख नहीं रही है। ठीक है, हम एक मजबूत देश हैं और इसी वजह से महेंद्र सिंह, इसी वजह से ये विपक्ष के निशाने पर रही है। आप जो बातें कह रहे हैं वही बातें राहुल गांधी कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन एक पेज पर ना रहे। चीन से आप एक अलग तरीके से डील करिए, पाकिस्तान से अलग तरीके से डील करिए। तो आप इस क्षेत्र में जो एसीओ वाला क्षेत्र है, यहाँ संघाई कोऑपरेशन और सब सारी चीज़ें, जो ये एशिया और जो ये इलाका है, यहाँ पर एक माहौल हम बना सकते हैं और हमारी अपनी मजबूत जगह हो सकती है। तो प्रधानमंत्री का दौरा क्या इन सब सवालों का जवाब देगा, ये हम देखेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए हैं और सीधे रुख करेंगे राजेश झा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। झा साहब, चीन को लेकर लगातार संसद के अंदर राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता सवाल उठाते रहे हैं। आपकी पार्टी के सांसद जो अभी हमने बयान सुना है वो खुद इस मुद्दे को उठा चुके हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीन घुस आया है। इसी तरीके से लद्दाख में सोनम वांगचुक सामाजिक कार्यकर्ता हो दिल्ली तक आए थे। तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार बार बार इस बात को नकारती रहती है। इस बीच जो बात अभी महेंद्र सिंह कह रहे थे कि अगर हम पाकिस्तान और चीन को कहीं अलग कर ले गए, जो कि बार बार यही बात सदन में विपक्ष के लोग कहते हैं, विपक्ष के नेता कहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी एक कूटनीतिक सफलता होगी और वैश्विक व्यापार में भी हम मजबूत स्थिति में होंगे। तो क्या प्रधानमंत्री की यात्रा, जो बातें, जो सवाल खड़े किए थे विदेश नीति पर विपक्ष ने, इस दौरे में उन सवालों के जवाब आप तलाशते देख रहे हैं? राजेश झा। प्रधानमंत्री जी का जाना जो कार्यक्रम है वो पहले से तय था। एससीओ के मीटिंग में प्रधानमंत्री जी जापान और चीन का दौरा बनाए हुए थे और निश्चित रूप से ये दौरा जो है एक नई दिशा की ओर बढ़ती जा रहा था। और अभी आज की जो घटना घटी है, जिस तरह से भारत की बढ़ती हुई मजबूत अर्थव्यवस्था और भारत की तरक्की को देख
अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी घबरा कर बैठा हुआ है। आज जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब भारत ने चुप्पी रख के या रसिया के साथ जिस तरह से तेल के सप्लाई को लेके अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया है, इससे कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर एक आंतरिक डर है। ये अलग बात है कि पिछले 10-12 सालों से भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार ने एक कोशिश किया है कि सभी महत्वपूर्ण देशों के साथ, छोटे बड़े जितने भी देश हैं, उनके साथ संबंध को नॉर्मल रखा जाए, अच्छा रखा जाए और सभी के साथ कूटनीतिक संबंध भी अच्छे रखे जाए और व्यापार भी अच्छा रखा जाए। लेकिन एक तरफा जिस तरह से अभी ट्रंप का बौखलाहट है और भारत के प्रधानमंत्री का चीन दौरा है, रसिया, चाइना, भारत अगर एक मंच पे आ रहे हैं तो आने वाला समय एक निश्चित रूप से एक नए समीकरण का उदय होगा और कुछ भी नहीं हो रहा। अमेरिका बौखलाहट में अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। दुनिया को अस्त व्यस्त करके रखने में पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा हाथ अमेरिका का हो। भारत एक शांतिप्रिय देश है, वहीं चाइना विस्तारवादी नीति को लेकर जग प्रसिद्ध है। समय समय पर वो विस्तारवादी नीति को लेकर घुसपैठ करती रहती है, लेकिन डोकलाम में भी उसको मुंहतोड़ जवाब मिला। भारत सरकार अपने सीमाओं के रक्षा को लेकर दृढ़ संकल्प है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो अपने आदत से लाचार हैं। परंतु अभी जो समय है, भारत के प्रधानमंत्री का जो पूरा विश्व दौरा होता है और हर जगह पर जाकर कूटनीतिक और व्यापार को लेकर जिस तरह से, चाहे वो यूरोपियन हो या अफ्रीकन समुदाय हो, देश हो, और अभी चाइना का दौरा भी जो होने वाला है, उसमें निश्चित रूप से बहुत ही रिश्ते सामान्य होंगे और हम लोग ये आशा करते हैं कि जापान की दौरा और चाइना के दौरा में निश्चित रूप से भारत कुछ आगे बढ़ेंगे। और ये अमेरिका ने और अच्छा काम किया है, ये 25% के टैरिफ को बढ़ाकर 50% जो किया, वो तो रसिया के साथ भी इसी तरह कर रहे हैं, चाइना के साथ भी बीच में 125% तक टैरिफ पे चले गए। तो वो जो उनकी एक दादागिरी है, उस दादागिरी का अंत वो खुद ब खुद इस पटकथा को लिखने के लिए आगे बढ़े हैं। ठीक है। चाइना, भारत और रसिया, ये तीन जो दुनिया की 4 शक्ति है, उसमें 3 शक्ति ये है। यदि भारत और रसिया के संबंध बिल्कुल अच्छे हैं, पहले से बहुत पुराने संबंध हैं, और चाइना के साथ जिस तरह से अत्याचार अमेरिका भी कर रहा है और भारत के साथ जिस तरह से वो अभी जिस नीति को लेके आगे बढ़े, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका अपने पैर पे कुल्हाड़ी बांधे जा रहा है और भारत इस नए समीकरण में आगे बढ़े। ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात राजेश झा ने कही, भारतीय जनता पार्टी के नेता। इस बीच हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार, फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर साहब, आपका बहुत धन्यवाद, आभार आपका। डॉक्टर अमीन को लेंगे, इससे पहले हम मनीष शर्मा को इस चर्चा में शामिल करते हैं। मनीष शर्मा, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि नहीं, बहुत ट्रंप ने जिस तरीके से व्यवहार किया है वो बहुत ही मतलब गजब है, और हमारे रूस से बड़े स्वाभाविक रिश्ते हैं, चीन से हमारे रिश्ते बड़े नॉर्मल हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि अब भारत की विदेश नीति उसी पेज पर जाने की कोशिश कर रही है जो बात सदन में विपक्ष कहता है, राहुल गांधी कहते हैं, वो सालों से कह रहे हैं कि भाई चीन को दुश्मन, वो है हमारा दुश्मन, घुस रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो कोलैबोरेशन जो पाकिस्तान के साथ है वो नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि दोनों एक पेज पर नहीं आने चाहिए। जापान ने, ठीक है हमारा विरोधी नहीं है जापान, लेकिन हमारा खुलकर समर्थक भी नहीं। और रूस के बारे में जो बार बार माला जपी जाती है कि रूस रूस रूस, तो रूस के प्रति हमारा रवैया बहुत अच्छा नहीं रहा, मुझे जो लगता है। हम पूरी तरीके से प्रो अमेरिका जैसे दिखे, अमेरिका में बिछ गए जाके, और भी जैसा महेंद्र सिंह ने कहा कि हमने चुनाव प्रचार भी कर दिया। दुनिया में शायद कोई राष्ट्राध्यक्ष हो जो किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव प्रचार करता हो। मनीष शर्मा। नहीं, देखिए, इधर 10-12 सालों में तो भारत की जो छवि, जो एक उसकी निरपेक्ष छवि थी, या कह लीजिए कि वो जो ग्लोबल साउथ के नेता के बतौर भारत की पहचान बननी थी, और जिस तरह के
फिलिस्तीन के साथ खड़ा होने के चलते उस इलाके में भी जो भारत की एक खास छवि थी, उस अरब वर्ल्ड में भी आप देखेंगे, मध्यपुर में भी, या इसके पहले आप देखेंगे कि हमारी जो पाकिस्तान के साथ तनाव रहे हैं, लेकिन अन्य जो पड़ोसी देश हैं, वो बांग्लादेश हो, वो नेपाल हो, मालदीव हो, सबके साथ हमारा एक रिश्ता था। ये जो पाकिस्तान के साथ सीमित युद्ध हुआ है, अभी तो इसने ये बताया है कि हम बहुत अलगाव में हैं दुनिया भर में, और हमारी जो लंबे समय से छवि इन 10 सालों में बनती गई है कि हमको अमेरिकी लॉबी का देश के बतौर हमको जाना जाने लगा है। आमतौर पे ये हमारी छवि बनती गई है। इसके चलते चाइना से टकराव बढ़ते गए हैं, इसके चलते रसिया उतना खुल करके आपके साथ नहीं आ रहा है, इसके चलते आप देखेंगे कि इस पूरे दौर में जितने तीसरी दुनिया के देश हैं, पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय भी आपने देखा होगा, कोई एक देश भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ है। तो अभी तो भारत की पहचान ये बनी हुई है। अगर चाइना रसिया के साथ ये जो संघाई जो मीटिंग होने जा रही है चाइना के साथ, तो स्वाभाविक पड़ोसी है, उस पड़ोसी देश को तो बदल नहीं सकते हैं, वो एक ताकत भी है। उसके साथ हम कहाँ कूटनीतिक मोर्चे पर फेल हो जा रहे हैं। हम जो अरब कंट्री में जो फिलिस्तीन के साथ हम खड़े होते थे, अभी हमारी पहचान बन गई कि हम इजराइल के करीबी हैं, ये हमारी वहां भी छवि बन गई है। तो हम तो अभी हर मोर्चे पर कूटनीतिक फेल्योर देख रहे हैं ना। तो ये जो जा रहे हैं, ये जाने के बाद क्या दिशा लेते हैं, क्या अमेरिकी लॉबी का देश होने की जो पहचान है उससे अलग करने की अब भी कोशिश करेंगे। सारा अमेरिका के साथ खड़ा होने के बावजूद, ट्रंप की बार बार प्रशंसा के बावजूद, इन 2-3 महीनों में, 4 महीनों में ट्रंप ने अपनी दूसरी पारी में भारत को बार बार अपमानित किया है, बार बार। और ये जो कहा जा रहा था कि हमको वो जो बार बार कह रहे हैं कि हमने भारत पाकिस्तान युद्ध को रुकवाया है, तो इस पे क्यों बोला जाए, इस पे न बोला जाए, क्योंकि लोगों की उम्मीद था कि टैरिफ वाला मसला हल हो जाएगा अगर हम उनके बयानों का जवाब न दें, ट्रंप के बयानों का, बार बार उल्टे सीधे बयानों का, अपमानित करने वाले बयानों का जवाब न दे। वो भी नहीं हल हुआ। 50% टैरिफ आज आप बता ही रहे कि 50% टैरिफ लगा दिया। तो अभी हम क्या है, अभी हम और दुनिया के लिए संदिग्ध बने हुए हैं और अमेरिकी पक्ष पर, अमेरिकी लॉबी का हिस्सा बने हुए। इधर एक तरफ जो पूरी दुनिया है, साउथ ग्लोबल है, अरब हिस्सा है, तीसरी दुनिया है, चाइना के साथ, रसिया के साथ हमारे रिश्ते संदिग्ध होते जा रहे हैं। हमसे उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। हमको नेता के बतौर देखना उन्होंने बंद कर दिया है और दूसरी छवि बनती जा रही है जो बन गई है, उसको तोड़ना आप देखते हैं कैसे तोड़ते हैं। दूसरी छवि बन गई है कि हम अमेरिकी लॉबी का हम देश बनकर के रह गए और वहां भी हमको कुछ नहीं मिलता हुआ दिख रहा। तो भारत की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। क्या मोदी जी ये हिम्मत कर पाएंगे? अभी तक तो नहीं किए हैं। इन 10 सालों में तो हमने नहीं देखा। उन्होंने विदेशी दौरों को उन्होंने इवेंट में बदल दिया, कूटनीतिक रूप में उस ध्यान नहीं दिया। भारत की अपनी घरेलू राजनीति को ठीक करने के लिए विदेशी दौरों में मोदी का नारा लगवाया, लेकिन उससे कहीं कोई मसला हल तो नहीं हुआ। तो अब ये देखना है कि ये मौका है, ये जा रहे हैं चाइना, ये मौका है। वहां रसिया के राष्ट्रपति से भी सुन रहे हैं कि मुलाकात होनी है, बातचीत होनी है, चाइना के राष्ट्रपति से भी अनौपचारिक बातचीत होनी है। तो ये देखना होगा कि क्या कोई गुणात्मक कोई कदम उठाते हैं। जापान दौरा भी है प्रधानमंत्री का, उससे भी कुछ मुझे लगता है उम्मीदें हैं। ये आपके लिए हमेशा ये मौका रहा है कि अमेरिकी और पश्चिमी देशों के साथ अगर आपको लड़ना है, आप उनसे बराबरी का रिश्ता चाहते हैं, तो ये जो एक बहुध्रुवी दुनिया है जिसमें चाइना और रसिया और भारत और ब्राजील जो ब्रिक्स बना था, ब्रिक्स को ताकतवर करने की जरूरत थी, जिसको मोदी जी ने कमजोर किया है, उससे रिश्ते खराब किए हैं और अमेरिकी लॉबी के देश के बतौर उनकी पहचान बनने लगी है। तो क्या इस दिशा में कोई बड़ा बदलाव होगा, ये देखना हमको बाकी है। मोदी जी से उम्मीद कम है। ठीक है। मोहम्मद अमीन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभिमन्यु त्यागी, मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि मेरे पास 2-3 सवाल आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, जो मनीष शर्मा ने जो बिंदु इंगित किए कि हम प्रो अमेरिका होकर हमने बहुत सारी चीज़ों को कोशिश की, अंत तक हमने कोशिश की कि हम मत बोलें, लेकिन टैरिफ लग गया। अमेरिका का बहुत अपमानजनक रवैया, जैसा सभी लोग कह रहे हैं इस बात को, और जो शेष जो वर्ल्ड के जो हमारे मित्र थे वो उतनी गहराई से, दिल से वो हमें नहीं महसूस कर रहे हैं, ऐसी भी खबरें हैं। तो इस स्थिति में प्रधानमंत्री की यात्रा और जो बहुत सारे सवाल हैं उनको आप हल होते देखते हैं एक फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर? सवाल है कूटनीति का या डिप्लोमेसी का, उसमें हमेशा आपने देखा होगा कोई सीधे एक दूसरे को कुछ भी नहीं कुछ कहता है। जब भी मिलेगा हंस के मिलेगा और शेक हैंड करेगा, और शेक हैंड करने के बाद
बहुत अच्छे अच्छे विचार रखता है, वो अपने साथ अच्छे विचार लाता भी है, अच्छे विचार करता भी है। जहाँ तक सवाल है मोदी जी का और ट्रम्प का, उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम उनके साथ मिलके चलें, लेकिन मोदी जी ने कभी नहीं चाहा, वो ट्रम्प ने कभी नहीं चाहा कि हम उनके साथ रहें, क्योंकि वो हमेशा वो डुप्लीकेट डबल पॉलिसी रखते थे। हमेशा अमेरिका के साथ ये रहा है, पाकिस्तान का रिश्ता वो आपने देखा, और हमारे साथ कभी भी सद्भावना का रिश्ता नहीं था। लेकिन हमारे मोदी जी ने यही चाहा कि हम उनसे हमेशा मिलके चलें, लेकिन उन्होंने नहीं चाहा। और हमेशा आप देखिए, अभी भी जब ड्यूटी लगाई है तब भी ये हंस के कहा है और बात करते कहा है कि मोदी इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन मैं ड्यूटी लगाऊंगा और इतने % लगाऊंगा। और रीजन दिया कि वो क्यों दोस्ती बढ़ा रहे हैं ईरान से, रशिया से क्यों दोस्ती बढ़ा रहे हैं। अमीन साहब, ये मीठी मीठी बातें तो नहीं हुई फिर ये तो मीठी मीठी बातें नहीं हुई ना फिर, ये तो ये है कि आप जलील कर रहे हो, मुस्कुरा के जलील करना कहते हैं हिंदुस्तान में इसे। है उनको अभी कुछ कहा नहीं है और अपने रिश्ते ज्यादा और बगाड़ करने शुरू कर दिए हैं और चाइना में भी जा रहे हैं। अब देखिए इस तरह की चीजें हो रही है, इसमें घबराना नहीं चाहिए, ये तो डिप्लोमेसी है। और जहां तक सवाल है, जो अपोजिशन इस बात को कह रहा है कि इन बातों से रिश्तों से कोई फर्क पड़ेगा, तो पूरी दुनिया में कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। हर एक के पास अपने अपने ट्रम्प कार्ड खुले हुए हैं, एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी खुली हुई है और रिश्ते खुले हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि देश में कुछ आफत आ जाएगी। हर देश के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, किसी के साथ ज्यादा, किसी के साथ कम। जी, अभिमन्यु त्यागी जो हमारे फन एक्सपर्ट हैं मोहम्मद अमीन साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, मोदी जी ने तो एक भारत का जो चरित्र है, कैरेक्टर है कि पूरा मौका देना सामने वाले को, सम्मान करना, वो किया है। अब ट्रम्प अगर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो वो उनका संस्कार है। और यही बात बीजेपी के लोग करें कि हम बहुत ताकतवर बनकर उभर रहे हैं, हमारी डिप्लोमेसी बहुत मजबूत है। और एक तरफ आप और आपके नेता वो कह रहे हैं कि फेल्योर है पूरी तरीके से फॉरेन पॉलिसी। आपके नेता ने सदन में कहा कि बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी ख़त्म कर दी, नष्ट कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी है। तो आप लोग ये भारत विरोधी बातें क्यों करते हैं देश में रह के? अभिमन्यु त्यागी। दुर्गेंद्र जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। देखिए दुर्गेंद्र जी, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही अकेले, ये राहुल गांधी जी कह रहे हो, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देश कह रहा है। ट्रंप रोज धमका रहे हैं और मोदी जी चुप है। जो विपक्ष को एक शब्द नहीं बोलने देना चाहते कि कोई कुछ भी बोल दे उस पर मुकदमा दर्ज कर देते हैं, ईडी सीबीआई पहुंचा देते हैं, वो ट्रंप के लिए एक शब्द तक नहीं निकाल पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? मोदी जी के दोस्त अडानी पर जो जांच चल रही है, आप लोगों को वही मिल जाता है। फिर अडानी जी कमजोर नस है आप लोगों को, उसी को दबा देते हो आप लोग। गलवान घाटी में चीन ने देखिए अतिक्रमण करने की कोशिश करी, हमारे 20 जवान शहीद हुए। आज चीन लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर भारत की भूमि पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अरे कोर्ट फटकार चुका है आपके नेता को, सोच समझ कर बोलिए। जस्टिस दीपांकर ने कहा कि ये पता नहीं कहां से आप लोग आंकड़े ले आते हैं, सपना होता है क्या? राहुल गांधी को फटकार चुका है, आप फिर बोल रहे हैं इस तरह बातें। बता रहे हैं दुर्गेंद्र जी, भाजपा के सांसद बता रहे हैं, खुद देश बता रहा है। आप समझे इस बात को। हम ये कहना चाहते हैं कि जो चीन अतिक्रमण कर रहा है भारत की भूमि पर, ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने में आया कि चाइना की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। और यह भी देखने में आया है कि चीन जो वहां आर्थिक कॉरिडोर बना रहा है वो पीओके से होकर गुजर रहा है, तो उसके हित आज पाकिस्तान के साथ है। आज हम मोदी जी की मेजबानी में अमेरिका से सवाल नहीं पूछ सकते, तो चीन के पास पहुंच गए, जिस चीन के शी जिनपिंग को झूला झुलाया था। अब ये क्या बात हो गई? मंदिर घुमाया था। आपके नेता संसद में कहते हैं कि चीन से रिश्ते सुधारो, और अब आपको दिक्कत हो रही है। रिश्तेदारी का लाभ क्या हुआ? ये हाउडी मोदी भी कर रहे थे, अब की बार ट्रम्प सरकार भी कर रहे थे। क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर में जो विदेश नीति थी वो फेल हो गई, हमारी सेना जीत गई, लेकिन मोदी सरकार की जो विदेश नीति थी वो फेल हो गई। एक भी देश आकर क्यों खड़ा नहीं हुआ? आज कह रहे चीन जा रहा हूं, किस तरह खड़ा हो भाई? सरकार कह रही है कि किस तरह खड़ा हो। अभिमन्यु त्यागी, खड़ा होना कैसे मानते हैं आप? अभिमन्यु त्यागी, खड़ा होना कैसे मानते हैं आप? खड़ा होने का मतलब कि किसी ने विरोध नहीं किया, हमारा ऑपरेशन का किसी देश ने विरोध नहीं किया, ये खड़ा होना हुआ बतौर सरकार। पूछना चाहता हूं, देशवासी ये पूछना चाहते हैं कि अब आज चीन फिर जा रहे हैं,
क्या होगा? आप अपना प्लान तो बताइए। एक भी बार सदन में नहीं बोल पाए आप, चीन की नाम तक नहीं ले पाते, शी जिनपिंग का, ट्रम्प का नाम नहीं ले पाते। आप वहां करने क्या जा रहे हैं ये तो बता दीजिए ना। ये भी डिप्लोमेसी है महाराज, ये भी डिप्लोमेसी है। हमारा देश है, हमारे जो, मैं क्योंकि गांव का रहने वाला हूं, हमारे भाई नौजवान शहीद हो रहे हैं, आप क्या दे रहे हो? अग्निवीर दे रहे हो? बहुत शर्मनाक बात है। सवाल तो पूछा जाएगा, बेशक अलग बात है किसी को बुरा लगे। ठीक बात है, ठीक बात है। महेंद्र सिंह, अभिमन्यु त्यागी बहुत गुस्से में है, वो कह रहे हैं सवाल पूछा जाएगा। इनके नेता कहते हैं विदेश नीति फेल है, चीन और पाकिस्तान एक पेज पर हैं, एयरफोर्स आपस में शेयर कर रही। विदेश मंत्री कह रहे हैं कि भाई हमने तो बता ही दिया, आप हम खुद इस बात को कह रहे हैं। तो इस तरह के लोग, ये जो नेता लोग हैं, पता नहीं क्या क्या मुंगेरी लाल के सपने देखा करते हैं, वो राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से हमला कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक जो स्थिति देखने को मिली कि भाई जापान की भूमिका को लेकर जरा आप कुछ दर्शकों को हमारे अपडेट करिए कि जापान के भारत के रिश्ते, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, मौजूदा दौर में उन रिश्तों की क्या दशा और दिशा है। और इस दौरान जब पाकिस्तान का टंटा हुआ हमारे साथ में, तो उस दौरान जापान की भूमिका को लेकर रेखांकित किया गया कि जापान हमारे साथ है। लेकिन जो पहले वाली बातें हुआ करती थी, हम बहुत अच्छे मित्र थे, ऐसी खबरें हैं, ऐसी बातें कही जा रही थी कि वो उस तरह की उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। दुर्गेश जी, जापान में अमेरिका का जो दुनिया भर में सबसे बड़े बेसेज है, उनमें से एक बेस जापान में भी है। और जापान अमेरिका का जो रिलेशन है वो बहुत गहरा है। तो अगर हमारे रिलेशन अमेरिका से खराब होंगे तो निश्चित तौर पर हमारे जापान के साथ रिश्तों में थोड़ी बहुत ठंडक आएगी, गर्माहट नहीं रहेगी। ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब रही बात कि हम क्या वाकई में इस क्राइसिस का फायदा उठा सकते हैं, जो आज देश भर में बहस चल रही है कि अमेरिका के साथ जो रिश्ते इस तरीके के हुए हैं, तो इसका क्या हम बेनिफिट उठा सकते हैं? उठा सकते हैं अगर हम ब्रिक्स को मजबूत कर लें, अगर हम एससीओ को मजबूत कर लें। अब एससीओ और ब्रिक्स ये दो ऐसे संगठन हैं जो ट्रंप को एक तरीके से उनके कहा जाए, अगर अपनी देशी भाषा में औकात दिखा सकते हैं, तो वो इनमें क्षमता है दिखाने की। और ट्रंप इनकी निंदा भी करते रहे, ब्रिक्स को तो वो कबाड़ा कूड़ा तक कह चुके हैं वो। हाँ, उसकी वजह यह है क्योंकि ब्रिक्स एक जो है एक ऐसी मुद्रा लाने जा रहा है जिसको उन ब्रिक्स देशों के बीच में उसी मुद्रा में व्यापार होगा, डॉलर की जरूरत नहीं रहेगी। और 30% से 40% के बीच में जीडीपी पूरी दुनिया के ब्रिक्स नेशंस के पास में है। तो ये बहुत बड़ा, और हमारे ब्रिक्स नेशंस जितने हैं, भारत के संबंध उनके साथ बहुत अच्छे हैं सिवाय चाइना के। लेकिन चाइना के साथ भी हमारे ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। हम बहुत बड़ा कारोबार चाइना के साथ करते हैं। वो चाहे हमारे स्थिति बॉर्डर की जैसी भी हो, चाइना के साथ भारत का डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड बहुत बड़े पैमाने पर है। तो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सारे जो ब्रिक्स नेशंस है उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। एससीओ में पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। चाइना को तो इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि वो चाइना के चाइना की अगुवाई में ही वो देश बना। पहले संघाई 5 थे, उसी को इवॉल्व होकर के ये सारे देश अभी बने हैं, एससीओ बना है। तो अगर हम जो कहा जा रहा आज की, जैसे कहते हैं ना कि आज की जरूरत क्या है, तो आज की जरूरत ये है कि हम पहले नॉन अलाइंड मूवमेंट जो चला रहे थे, जो मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूं किसी पार्टी को, लेकिन जो भारत की एक नीति थी नॉन अलाइंड नेशन की, जिसको कांग्रेस लगातार आगे बढ़ाती रही, अगर हम नॉन अलाइंड मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, जिसमें कि हम दो देशों के विवाद में हम नहीं पड़ते हैं, इस दौरान हम पड़े दो देशों के विवाद में, हम एक तरफ दिखे। ईरान से भी संबंध हमारे बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन हमने अभी इजराइल के साथ जब हमने ज्यादा घनिष्ठता दिखाई तो, और ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ भी हमारे सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने बयान दिए, तो वो ईरान ने बड़ा अपना बयान दर्ज करवाया विरोध। तो अगर हम ये सब कुछ अभी ना करें, अभी अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करें नॉन अलाइंड रहते हुए, तो हम ब्रिक्स को खड़ा कर सकते हैं। एससीओ में हमारी अच्छी पोजीशन हो सकती है क्योंकि रूस के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। उसमें हमारा जो
सेंट्रल एशिया के देश शामिल हो रहे हैं, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं जी। तो अगर हम करना चाहें कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या भरोसा कि हम फिर प्रचार ना करने लगे, क्या भरोसा है कि हम फिर उन्हीं के उसमें ना बैठ जाएं गोदी में जिस तरीके से बैठे थे। अभी तो हम अपने बचाव में ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ। अब अच्छा हुआ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ऑप्शन नहीं छोड़ा उसने कुछ, इसलिए हम अच्छा हुआ कह रहे हैं। अगर वो मान लिया कह देता कि चलिए हम आपको 1 महीने का और समय देते हैं, हम बातचीत करेंगे और हम 25% नहीं हम 5% में फिर ले आते हैं, 10% में फिर ले आते हैं, हम बात करेंगे और सुलझा लेंगे, हमारे अच्छे मित्र हैं, हम पर्सनल मिलेंगे और बात करेंगे, तब कहा जाता कि हाँ ये एक मित्रों वाली बात है। मित्रता वाली बात तो कहीं दिखी नहीं, डिप्लोमेसी वाली बात भी कहीं दिखी नहीं। एक आदमी एक कद्र करता दो देशों के बीच में, दो महान डेमोक्रेसीज हैं, अमेरिका डेमोक्रेसी एक इंडिया डेमोक्रेसी है, हम दो महान डेमोक्रेसीज के बीच में मित्रता और कूटनीतिक वाली बातचीत तो दिखी नहीं। ठीक है। और कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं दुर्गेन जी कि जो डायरेक्ट कन्वर्सेशन की लाइन है अमेरिका के ट्रंप और मोदी जी के बीच में, वो भी शायद प्रभावित हो गई है। तो ये भी खबरें हैं। तो अब आप सोचिए कूटनीतिक स्तर पर हम कहाँ खड़े हैं। तो ये और जापान वाली जो आपने बात कही, वो जापान की मजबूरी है वर्ल्ड वॉर के बाद में कि जापान के यहाँ अमेरिकी बेस बहुत बड़ा बेस है और जापान अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से इन्फ्लुएंस्ड है। इसलिए अगर हमारे संबंध या किसी भी देश के संबंध अमेरिका के साथ अच्छे नहीं होंगे तो जापान के संबंध भी उसके साथ अच्छे नहीं रहेंगे। ठीक है, ठीक है अमिताभ कुमार जी, ये तो बड़ी चुनौती है, जैसा कि अभी ये बता रहे हैं महेंद्र सिंह की, ये तो बड़ी चुनौती है कि भाई जापान तो हम जा रहे हैं, जापान हमारे साथ ठीक है, हमारा विरोध नहीं किया, बहुत सारे लोग हैं, और अमेरिका के साथ तो ऑप्शन ही कुछ नहीं बचा। अब तो हम ये कह सकते हैं कि भाई थैंक यू वेरी मच, उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम। अमिताभ कुमार, ऐसा लगता है ना कि जिन लोगों के ज़माने में अमेरिका एक कहता था बैठो तो वो लेट जाते थे, चीन आगे बढ़ता था तो पीछे हट जाते थे, जमीन छोड़ देते थे, हैं, और अपने देश के व्यापारियों और उद्यमियों का गला घोंट करके चीन के साथ व्यापारिक सौदा कर लेते थे, उन लोगों को स्वतंत्र विदेश नीति गरिमा के साथ कैसे स्थापित की जाती है, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रहा। अमेरिका के साथ तो कभी संबंध अच्छे रहे नहीं उनके ज़माने में, वो हमेशा पाकिस्तान को ढेर सारे हथियार, धन, संपत्ति सब देता रहता था और वो आराम से आतंकवाद फैलाता रहता था। अब जब गरिमा के साथ, सम्मान के साथ और अपने दम पे भारत जब अपनी विदेश नीति को स्थापित कर रहा है तो उन्हें तकलीफ होगी। वो व्यक्तिगत इसकी बात करते हैं। निश्चित रूप से मोदी ने जो ट्रंप के लिए जिंदाबाद नारे लगाए थे बहुत गलत था, लेकिन जो लोग चीन के साथ यहाँ बैठ के पार्टीगत स्तर पे एग्रीमेंट कर लेते हैं और देश को अभी तक नहीं बताते हैं, वो भी समझे वो क्या करते हैं, वो कहाँ से कैसे इस तरह की बातें कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अब चूंकि एक कमेंट हम मोहम्मद अमीन साहब का लेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, अभी 2-3 बिंदु महेंद्र सिंह ने उठाए कि भाई अमेरिका का तो चैप्टर बंद हो गया। क्या आप मानते हैं कि अमेरिका का चैप्टर अब बंद हो गया, अब हमें इसी तरफ आश्रित होना होगा, खासतौर पर रूस के साथ में और चीन के साथ में? डिप्लोमेटिकली तो हमें रिश्ते रखने होंगे, हम उनके रिश्ते खराब नहीं करेंगे अमेरिका से भी, हाँ, लेकिन उनको हमने सबक सिखा दिया इस बात से कि उनकी टैरिफ से हम परेशान होने वाले नहीं हैं। हमारे पास और भी ऑप्शन है। पहले भी आप देखिए, यही अमेरिका है जिसने कि सैंक्शन लगाया था, ईरान के ऊपर लगाया था और रशिया के ऊपर लगाया था, लेकिन हमारे संबंध अच्छे थे और हमारे बेटर खराब नहीं हुए थे। रशिया के साथ हमारे संबंध रहे, हमने उनका साथ दिया। आज भी हम भारत के जो पटल है, अंतर्राष्ट्रीय पटल, उस पर सभी उसकी वही है, भारत के लीडर्स की वही है। ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, सिर्फ टैरिफ की बात है। टैरिफ से हम कोई खराब नहीं, हमने उनको जवाब दिया। F-35 हम नहीं ले रहे उनका, आप देखें ये क्या है, जवाब ही है उनको, हम मजबूत जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम सबके जवाब दे रहे हैं। ठीक है। मनीष शर्मा, फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब कह रहे हैं कि हम जवाब दे रहे हैं डट के, हम कहाँ चुप कर बैठे हुए हैं, तो इसमें दिक्कत कहाँ, डरने की क्या ज़रूरत है? हम और देशों से व्यापार कर लेंगे, कारोबार कर लेंगे, और हम अमेरिका। और एक बात अमिताभ कुमार ने कही कि भाई जो लोग अमेरिका के सामने, चीन के सामने लेट जाते थे, अब वो ये बात ना करें तो वही अच्छा है। इतना अपमानित तो हम तो आज तक नहीं सुने भारतवर्ष का, जब से आजाद भारत है। इतना अपमान जितना डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में किया,
ये तो कोई मैंने आंख मूंद के भी कोई मतलब जो कुछ भी राजनीति का क भी जो जानता होगा वो भी इस बात को मानता है कि इतना ज्यादा अपमानित तो हमने नहीं सुना है कभी। ये दुनिया में कभी भी किसी देश ने भारत का ऐसा कोई अपमान नहीं किया जितना ट्रंप ने किया है। पूरा इतना मतलब पिछले 2 महीने से केवल भारत के खिलाफ बोले जा रहे हैं, वो लगातार बोले जा रहे हैं और भारत की हिम्मत नहीं हो रही है कि उस पर एक शब्द बोले। मोदी जी की हिम्मत नहीं हो रही है, किसी दूसरे से बुलवा रहे हैं, किसी और से बात करवा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैं तो चकित हूं जो भाई साहब बोल रहे हैं। और आप बता दें ना, कोई किसी राष्ट्रपति के बारे में बता दें, अमेरिका के किसी आज तक के राष्ट्रपति का कोई। मनीष कंप्लीट करिए, चूंकि मेरे पास अब वक्त नहीं, केवल 30 सेकंड। तो मैं बस इसमें अंतिम बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, भारत को, मोदी जी को 180 डिग्री अपनी पॉलिसी को बदलना होगा, तब जाकर के भारत का अलगाव थोड़ा कम होने की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, और मोदी जी से ये हमको कतई उम्मीद नहीं है। ठीक है मोहम्मद अमीन, जल्दी से 20 सेकंड में, चूंकि वक्त नहीं है। कहता हूं कि भारत के किस प्रधानमंत्री की तलाशी ली गई थी, जरा बताएंगे इस बात को। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। उनको वेट कराया गया था बाहर लाउंज में, आज तक मोदी जी को वेट नहीं कराया गया और ना ही उनकी तलाशी ली गई। हाँ, जब सीएम थे तब उनका, जब मैं विदेश मंत्रालय में था सीएम के नाते, उनका वो जब राइट हुआ था वहां पर तो वीजा नहीं दिया था, बस। इसके अलावा आज तक उनका ठीक है। अभिमन्यु त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अभिमन्यु त्यागी, जल्दी से 10 सेकंड। जी अब बिल्कुल साफ हो गया है। ट्रंप लगातार धमका रहे हैं, 30 से ज्यादा बार बोल चुके कि उन्होंने युद्ध रुकवा दिया। तेल मालिश लेके तो ये भाजपा वाले खुद जा रहे हैं, शी जिनपिंग को चुला रहे हैं। इनसे ये पूछना चाहिए, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो चीन जा जाके कौन सी ड्रैगन डील चल रही थी, पूछो इनसे। जब गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, तब क्या करने जाते थे चीन में, कौन सी डील हो रही थी, इनसे पूछो। कौन सी तेल माल लेटने की बात करते हो। ठीक है, इंदिरा गांधी। ठीक है, मेरे पास अब अभिमन्यु भाई ज्यादा वक्त नहीं, 10 सेकंड का जवाब। राजेश बोलिए, 10 सेकंड का जवाब दीजिए, खत्म करूंगा मैं कार्यक्रम। राजेश जी जवाब दे दीजिए। देखिए, ये सभी का अपना अपना व्यू है। मेरा व्यू ये है, हमारा कोई अपमान नहीं है। हमारा देश का गौरव आज इतना बढ़ा हुआ है, हम चुनौती स्वीकार करते हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हमारा अर्थव्यवस्था आज इतना मजबूत है, हम इतने शिखर पे जा रहे हैं। आप देखते जाइए आने वाले समय में क्या होगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसे शक्तिशाली लोग आपके पीछे पड़ेंगे गिराने के लिए। भारत अब गिरने वाला नहीं है, शिखर पे जाएगा। बहुत शुक्रिया राजेश झा, अभिमन्यु त्यागी, अमिताभ कुमार, डॉक्टर मोहम्मद अमीन, महेंद्र सिंह, मनीष शर्मा और उन दर्शकों का बहुत आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू अपना ठीक है कि भाई हमारा मानना है कि देश बहुत तरक्की करेगा, हम सब मानते हैं, भारत के सारे लोग मानते हैं कि तरक्की हम करेंगे। लेकिन विदेश नीति को मनीष शर्मा ने कहा कि 160 डिग्री चेंज करना पड़ेगा, तब हम अपनी मजबूत उपस्थिति बना पाएंगे। एक बात और इस चर्चा में आई कि हम नॉन अलाइन मूवमेंट, निर्गुट सम्मेलन की तरह आगे बढ़ें जैसे इंदिरा गांधी ने किया था। खैर, हर सरकार की अपनी नीति है। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का